फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो पीजीटी कॉमर्स की आंसर की आपको प्रोवाइड करवाई गई थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो पार्ट सेकंड में अब आपको फुल को पूरे के पूरे जितने क्वेश्चंस हैं हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। और हाँ, आपका स्कोर क्या बनता है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1019 तक आपके हो गए थे। और देखो, कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखो 1110 से स्टार्ट करते हैं। इसमें दिए हुए हैं 6% डिस्काउंट पर डिवेंचर और हर इक्वल इंस्टॉलमेंट पर 20,000 की देखो इंस्टॉलमेंट बनती है। तो हम जो आपको डिस्काउंट देंगे वो भी इसी अमाउंट पर देंगे, तो इसका जो 6% बनेगा वो 1200 बनेगा। तो 1200 रुपये इसका आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो राइट ऑफ किया जाएगा डिस्काउंट वो 1200 रुपये किया जाएगा। उसके बाद है सेकंड को 1111 क्वेश्चन। इसमें क्या है, पार्टनर डिजोल्यूशंस के लिए रेमुनरेशन बियर्स करने के लिए कहता है। तो देखो इसके लिए क्या एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसेस की हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट से ही लिखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बन जाएगी। उसके बाद है 1112 लीवरेज और जो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो होती है उसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लीवरेज जो हमारी होती है डेट और इक्विटी की रेशो शो करती है, तो उसी को हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। उसके बाद इफ़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सटेंड अप टू ओनली फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका कि बेनिफिट वन अकाउंटिंग पीरियड में ले लिया जाता है। उसके बाद है एक कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर 100 इज 70 कॉल्ड अप है। तो देखो 70 रुपये मंगा लिए गए हैं, 50 मिले हैं, तो इसका मतलब फोर फीचर्स में कौन सा अमाउंट डालते हैं जो कि रिसीव हो चुका है। तो रिसीव हमें कितना हुआ था 10,000 का, और यहाँ पर हमें री इशूड 80 फुल्ली पेड अप, यानी कि फुल्ली पेड अप मानते हुए तो 20 रुपये का यहाँ पे सॉरी तो 20 के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे हो गया 4,000 रुपये और 10,000 आ चुके थे। तो अकॉर्डिंग टू मी फॉर फ्यूचर अकाउंट में 6,000 आपके जाने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद है इन विच एक्टिविटी ऑल प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द शेयर होल्डर एज डिविडेंड बट द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो कि प्रॉफिट का पार्ट है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, तो उसको प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, कि जो प्रॉफिट है उसको हम वापस कहाँ पे लगा रहे हैं, अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, यानी रिटेन अर्निंग के रूप में। उसके बाद है द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई अकाउंट को हम किस में, एक पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम 31 जो है मार्च को अपना अकाउंटिंग पीरियड माना गया है। वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज की दी हुई है। तो अगर फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज का इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, न कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद है इन विच सिस्टम द मॉनिटरी इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन टेक इन टू अकाउंट इन द पीरियड विच दे आर अर्न रेदर देन इन द पीरियड विच कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड बाय द इंटरप्राइजेज। यानी कि जब हमें कैश को इसमें ध्यान नहीं रखा जाता तो वो हमारा कौन सा होता है, एक्यूरल बेसिस कॉन्सेप्ट होता है। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई हमारी सेल कब हुई है, कैश हो या क्रेडिट, इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं होता है, तो उसे हम एक्यूरल बेसिस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद दे रखा है भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिज़ायर टू रिडीम 5,000 10% डिवेंचर्स 100 ईच, तो 71 फोर अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए 0, क्योंकि कुछ कंपनी जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या बैंकिंग होती हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में छूट मिली हुई होती है कि भाई उनको DRR बनाना है या नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक मिनट थोड़ा सा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखो इसमें ट्रू पूछा गया कि कौन सा ट्रू है।
तो इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, ये बिल्कुल सही बात है कि ये किसको इंक्लूड नहीं करके चलता, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करके चलता, क्योंकि ये एक तरह से आपका क्या है, ये आपका ये जो आपका है कैश अकाउंट की तरह से होता है, तो इसका जो है ओपनिंग बैलेंस भी होता है, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करता, तो नो ओपनिंग बैलेंस ये भी गलत हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड ओनली करंट पीरियड, जी नहीं, इसमें करंट को ध्यान में नहीं रखा जाता। जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो करंट का या प्रीवियस का ये ध्यान नहीं रखते, जिस ईयर रिसीव होता है उसी ईयर उसकी एंट्री कर ली जाती है। तो ओनली इसका जो ऑप्शन हो गया वो हो गया आंसर नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। ए डिज़ायर टू सेटिस्फाई वन इंटरेस्ट, यानी कि एक के इंटरेस्ट को ध्यान दिया रखा जाता है और दूसरी पार्टी को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपीटिंग बोलते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग में तो एक पार्टी क्या करेगी, सहयोग करेगी। कोलोबरेटिव में दोनों पार्टी को सहमत किया जाएगा, एक में बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाएगा है। तो इसका जो बेस्ट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड, जो स्टेबलाइज हुआ था वो हुआ था हमारा 1947 में। मनी इज व्हाट मनी डज, दिस डेफिनेशन ऑफ मनी वाज गिवन, तो ये जो हमारी डेफिनेशन दी थी ये दी थी डेविड वॉल्कर ने, कि पैसा वह है जो पैसा करता है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर असाइनिंग ड्यूटीज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है occurs if a given percentage increase in all input results in a smaller percentage increase in output, तो इसका आंसर आएगा डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल, जब जिस परसेंटेज से हम इंक्रीज कर रहे हैं उससे कम क्या होता है, चेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। उसके बाद इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट्स जो होती हैं हमारी, एक मिनट, तो इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट आर इंक्लूडेड अंडर विच फैक्टर, तो ये हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन से फैक्टर में जो है ऐड की जाती हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। विच वन ऑफ दीज कैन बी डेलीगेटेड, तो किसको हम डेलीगेटेड किया जा सकता है, किसको डेलीगेट, तो देखो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, इनको हम डेलीगेटेड नहीं कर सकते, लेकिन ऑथोरिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, डेलीगेटेड कर सकते हैं। यानी कि हम एक इंसान के काम को दूसरे अपने से जो नीचे वाला है उससे करवा सकते हैं, लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है वो हमारी ही रहेगी। उसके बाद है द ओपिनियन एंड बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड, तो ओपिनियन, बिलीफ, एक एटीट्यूड के जो सेगमेंट है वो हमारे किसके कंपोनेंट होते हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ बैंक इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक हमारा एक्सिम बैंक होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक है, वो किसका पार्ट होता है, हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक का, क्योंकि कमर्शियल बैंक का भी पार्ट नहीं होता, कोऑपरेटिव का भी नहीं होता, और सेंट्रल बैंक हमारा होता ही एक है, तो ये किसका पार्ट होता है। जैसे आईडीबीआई भी है वो भी हमारा किसका है, सिडबी है वो भी हमारा किसका, स्पेशलाइज्ड बैंक का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद एफिशिएंसी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन इज फोकस्ड ऑन, तो स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन पर फोकस किसने किया था, टेलर ने, FW टेलर ने, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एनलाइटिंग मार्केटिंग दैट रिक्वायर दैट ए कंपनी सीक रियल प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट, तो वो हमारी कौन सी मार्केटिंग होती है, इनोवेटिव मार्केटिंग। उसके बाद है 132 इनविजिबल इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इनविजिबल हम सर्विस ट्रांजेक्शन के लिए वर्ड यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो बैंकिंग और इंश्योरेंस हमारी टर्शरी इंडस्ट्रीज में आती है, क्योंकि इसमें सर्विस सेक्टर आता है हमारा। उसके बाद है द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 रिप्लेस, तो ये किस को रिप्लेस करके बना था, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 को रिप्लेस करके हमारा कौन सा एक्ट आया था, द फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992। उसके बाद है अमंग द फॉलोइंग सोर्स विच वन इज द इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्स, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्स कौन सा है, ट्रांसफर्स के द्वारा, जब ट्रांसफ़र करके क्या किया जाता है, रिक्रूटमेंट किया जाता है। उसके बाद है द सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन सार्क इज सिचुएटेड, तो सार्क कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में ये
सिचुएटेड है। उसके बाद है स्टाफ अथॉरिटी वर्क एज, तो जो स्टाफ अथॉरिटी है वो एडवाइस ऑफ सर्टेन मैटर्स, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, 138, विच वन वॉज द फॉलोइंग नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो देखो ऊपर जो तीनों के तीनों है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट है, बट मेजरमेंट इसका एलिमेंट नहीं होता। वो हैज़ प्रपोज द नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी जो दी थी हमारी, नीड ऑफ अचीवमेंट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मास्लो की जो थ्योरी है, जो मास्लो ने दी थी, वो नीड हायरार्की थ्योरी थी, और लेकिन यहाँ पे जो नाम मेंशन है वो है हमारा नीड अचीवमेंट थ्योरी। तो नीड अचीवमेंट थ्योरी हमारी डेविड मैकडर्ड ने दी थी, एएच मास्लो, अब्राहम मास्लो ने नहीं दी थी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता था, कई बार जो है स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो अगर आपकी नीड हायरार्की आती है तो एएच मास्लो, इब्राहिम मास्लो का नाम आएगा, नहीं तो आपका अगर अचीवमेंट नाम आ जाता है तो आपका डेविड मैकलैंड का नाम आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो डिटरमाइन द कैश रिजर्व रेशो, तो सीआरआर रेशो जो है हमारी कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक्स। ए पार्टनरशिप डीड जनरली डू नोट, तो ये पार्टनरशिप डीड जनरली डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से कौन सा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ फर्म, बिल्कुल अलग से दिख रहा है भाई एम्प्लॉयज का नाम, क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉयज वर्क आते हैं जाते हैं, तो उनका पार्टनरशिप डीड में कोई भी जो है नाम नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये डायरेक्ट, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट, तो इतना मुश्किल तो पेपर आया हुआ नहीं था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे गए थे। तो आपका क्या स्कोर बनता है ये भी आप जरूर बताइएगा। उसके बाद है द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज इज, तो इसका हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फंक्शनल स्ट्रक्चर। जो बहुत ही बड़े संस्थान होते हैं वहाँ क्या किया जाता है, फंक्शंस के बेस पर हम क्या कर देते हैं, डाइवर्सिफाइड कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। उसके बाद है ए टेम्परेरी प्राइजिंग, देखो यहाँ पे तो मेंशन ही है, ए टेम्परेरी प्राइजिंग इन विच कंपनी प्रोड्यूस बिलो द लिस्ट प्राइस एंड सम टाइम इवन बिलो कॉस्ट टू इंक्रीज, तो वो हमारा कौन सा प्राइस होता है, टेम्परेरी प्राइस ही होता है। ऑप्शन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड फेवल प्रिंसिपल, देखो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और अब की बार में पूछा ही गया है, तो इसका आ जाएगा हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। बहुत ही अच्छी तरह से हमने समझाया है आपको, एक एक हाँ प्रिंसिपल बहुत अच्छी तरह से समझाए थे, अगर आपने नहीं देखे थे तो देख लेना, और यूनिटी ऑफ कमांड इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है इंटरनल एलिमेंट दैट में इंटरफेयर विद कंपनी एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, जब हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं तो इंटरनल एलिमेंट कौन सा है जो कि इंटरफेयर करता है, तो देखो स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही हमारे क्या है, इंटरनल एलिमेंट है, लेकिन इंटरफेयर कौन करेगा, वीकनेस, जो हमारी वीकनेस है वो हमारी आगे आएंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 146, एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ सिटीजन एंड गवर्नमेंट एजेंसी टू इम्प्रूव द राइट एंड पावर ऑफ बायर इज रिलेशन टू सेलर, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कैश इनफ्लो माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कैश आउटफ्लो, तो इनफ्लो में से यानी कि बेनिफिट में से कोस्ट को हम घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वो हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट कॉर्ब ये जो हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, तो ये हमारा किसने दिया था कॉन्सेप्ट, लूथर गुलिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ द फर्म अर्न फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, तो उसको हम बोलते हैं, देखो एक्स्ट्रा प्रॉफिट गिवन है तो कॉस्ट का तो यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं, तो मार्जिनल क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन नंबर 1। लास्ट जो क्वेश्चन था वो था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर्स, तो ट्रांसैक्शनल्स लीडर्स में क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है, यानी कि अपवाद द्वारा प्रबंधन की भाई कौन सी चीज़
पहले उसको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसके बाद उनका मैनेजमेंट किया जाता है, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है, ट्रांसैक्शनल लीडर्स की होती है। तो देखो क्वेश्चंस आई थिंक जो लेवल था वो इतना ज़्यादा हाई नहीं था, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि लो था, क्योंकि हर एक उसमें से क्वेश्चन कुछ ना कुछ उठाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो मेन यही यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि अपनी जो तैयारी है आप जब भी करो, हर एक चीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर सोल्व कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट्स निकल के आएगा। और आपका कितने स्कोर बनते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल रही तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। थैंक यू अगेन।